नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं, शख्सियत के इस प्रोग्राम में हम हर एपिसोड में आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी शख्सियत से, नई शख्सियत से। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री सर्वेश्वर शुक्ला जी से। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कानपुर में ये ज्वाइंट कमिश्नर हैं। आइए इनसे पूछते हैं, इस कोरोना संक्रमण काल में कोविड-19 में किस तरीके से सरकार की स्कीम्स डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के माध्यम से नए उद्यमियों के लिए प्रचारित की जा रही हैं, प्रसारित की जा रही हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या क्या सुविधाएं सरकार हमारे उद्यमियों को दे रही है, किस तरीके से हम नई इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हैं या बंद पड़ी इंडस्ट्रीज को इस लॉकडाउन के पीरियड में हम स्टार्ट कर सकते हैं। आइए मिलते हैं श्री सर्वेश्वर शुक्ला जी से और उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या योजनाएं हमारे नए उद्यमियों के लिए और पुराने उद्यमियों के लिए आज की तारीख में उपलब्ध है। सर्वेश्वर सर, शख्सियत के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आज जैसे कि हमारा शहर, हमारा देश ही नहीं, अभी तो पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर एक संकट के काल में, संक्रमण के काल में है। इस समय पर प्रदेश सरकार की तरफ से, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से हम आम जनता को, आम जनमानस को किस तरीके की सुविधा देने के काम कर रहे हैं? देखिए, धन्यवाद आपको। सबसे बड़ी चीज़ जो आपने कही, ये आपातकाल है। ये इस वक्त पूरा वैश्विक आपातकाल है और इस आपातकाल में जो हमारी सोसाइटी या हमारी पूरी इकोनॉमी को मूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारी औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं। हमारी औद्योगिक गतिविधियाँ न केवल हमारे डे टू डे जीने के सामान को बनाती और प्रोवाइड कराती हैं, बल्कि ज़िंदगी ही उनके बिना रुक सकती है। तो सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इंश्योर किया है कि जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं, चाहे आपके फूड आइटम्स हो, उसमें दाल है, आटा, तेल, जो भी चीज़ें हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं, बिस्किट हैं और सैनिटाइजेशन आइटम्स हैं, फार्मा आइटम्स हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, उनकी इकाइयों को परमिशन दी गई है ठीक संख्या में। पैकेजिंग इकाइयाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो पैकेजिंग इकाइयों को भी परमिशन दी गई है। कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान बनता है तो वो पैक होके जाता है, तो ठीक संख्या में इन इकाइयों को अनुमति दी गई है, जिससे हमारी सप्लाई चेन प्रभावित नहीं हुई है। वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल पा रही है, मजबूरी है इस वक्त, क्योंकि हमें लेबर्स का ये देखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का वो पालन करें। जो उनकी कैपेसिटी है लेबर का, मिनिमम रिक्वायर्ड लेबर के साथ काम करें। तो कुल मिला के ये स्थिति बनाई गई है कि मिनिमम रिक्वायर्ड लेबर, मिनिमम कैपेसिटी के आधार पर हमारी सप्लाई चेन मेंटेन रहे। तो पहली चीज़ तो ये हम लोगों ने किया है और इसका आप खुद ही देखोगे कि ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई चाहे कानपुर में हो या प्रदेश में हो, वो बनी हुई है। तो एक तो हम लोग ये काम कर रहे हैं कि ज़रूरी जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन हो, उनकी पैकेजिंग हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो और उनके जो रॉ मटेरियल में चीज़ें लग रही हैं वो इकाइयाँ खुली रहें, जिससे ये हमारी पूरी चेन मेंटेन रहे। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ ये है, वास्तव में इंडस्ट्री के लिए ये बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं। उनको लिमिटेड कैपेसिटी में काम भी करना है, उनको अपने लेबर को सैलरी भी देनी है और उनको सप्लाई चेन भी मेंटेन करना है। तो इसमें हम लोग इंडस्ट्री के साथ हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग केस टू केस बेसिस पर लेकर हल भी करा रहे हैं, जिससे वो अपना चलते रहें। जहाँ तक उद्योग विभाग की बात है, उद्योग विभाग बहुत ही इम्पॉर्टेंट विभाग इस सेंस में है कि न केवल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना, उनको सपोर्ट करना, बल्कि जो भारी संख्या में एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के अवसर सृजित होते हैं, उनके लिए भी हम लोग इस पे फोकस्ड हैं। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो या एक जनपद एक उत्पाद योजना हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से
हम लोगों का प्रयास ये होगा कि ये जो बहुत बड़ी संख्या में लेबर मूवमेंट हुआ है, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के लोग वहाँ गए हैं, तो जिसकी जो स्किल हो वो उस स्किल के हिसाब से अपना कोई काम कर सके या किसी फैक्ट्री में वो लग सके, इन सब चीज़ों का एक कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग उनको गेनफुली एम्प्लॉय करने का भी प्रयास करेंगे और जो सरकार की डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम है, उन इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से उनको लोन दिलाकर और उनको सेटल करने की कार्रवाई उद्योग विभाग करेगा। मेरा एक प्रश्न आपसे ये, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये जो कानपुर का ऑफिस है ये शायद पूरे प्रदेश को यहाँ से ऑपरेट किया जाता है, ये मेरा सही है ये बात? ये बिल्कुल, देखिए कानपुर इंडस्ट्रीज़ का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ का ऑफिस है जी। और यहाँ लेबर कमिश्नर का ऑफिस है। कानपुर एक्चुअली इंडस्ट्री का हब रहा है जी। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट ऑफिसेज कानपुर में ही इस्टेब्लिश्ड है और कानपुर से पूरे प्रदेश का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है। इसमें उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण से लेके जितनी चीज़ें हैं, उद्यमियों को फैसिलिटेट करना कि वो अपना काम आसानी से, बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो शब्द है जी। वो उसकी स्पिरिट में वो अपना काम कर सके। मैं प्रदेश भर के उद्यमियों की तरफ से एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्रदेश में किसी भी इकाई को आज इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर कोई इकाई अभी बंद पड़ी है और वो उस इकाई में, वो एसेंशियल आइटम की इकाई है जहाँ पर कि उसको काम करना है और वो एसेंशियल आइटम का उत्पादन करते हैं, तो उसको अपनी इकाई को चालू करने के लिए किस तरीके से आपसे संपर्क करना और वो किस तरीके से अपनी इकाई को चालू कर सकते हैं? देखिए, जो एसेंशियल आइटम्स की इकाइयां हैं उसके लिए सरकार ने बहुत पहले से क्लियर कट निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन फेज़ 1 में ही ये निर्देश थे कि जितने भी एसेंशियल कैटेगरी की इकाइयां हैं वो अपना आवेदन कर देगा। आवेदन करने के बाद डीसी जो हमारा डिप्टी कमिश्नर होता है, हर जिले में होता है, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उसको अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। उसी मैकेनिज्म के तहत काफ़ी इकाइयों को अनुमति दी गई है जिससे पूरे प्रदेश की सप्लाई चेन चल रही है। लॉकडाउन फेज़ 2 जो अब ख़त्म होने वाला है, लॉकडाउन फेज़ 2 में ज़रूर ये था कि विद सर्टेन कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस अनुमति देने की बात थी, तो जिसमें जो प्रदेश के 19 ज़िले जहां केसेस ज़्यादा थे वहां पे केस टू केस आधार पर निर्णय लिए जाने की व्यवस्था बनाई गई। यथासंभव जो ये 19 ज़िले थे इसमें नई इकाइयों को परमिशन नहीं दी गई है, जो पुरानी दी जा चुकी है उन्हीं से ही हमारी सप्लाई चेन चल रही है। तो देयर इज़ अ सिस्टम, देयर इज़ अ प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ज़िलों में, हर ज़िलों में हमारा डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, वहाँ पे कोई उद्यमी अपनी प्रॉब्लम चाहे खोलने की, अनुमति की, जो भी हो वो लेके जा सकता है और वहाँ के थ्रू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश भर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की थी। उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि ये जो कोरोना का वैश्विक संकट है और संक्रमण काल है, इसको हमें एक अवसर की तरह से लेना चाहिए। तो क्या आप हमारे दर्शकों को इस बात को विस्तार से समझा पाएंगे कि इसको जब लोग खाने के लिए एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं, लोगों के पास काम नहीं है और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, तो इसको हम अवसर की तरीके से कैसे ले सकते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, बड़ा क्लियर विजन है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर में आप समझ रहे हैं कि तमाम सारे इक्वेशंस बदलेंगी, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाइना हो या फिर यूएसए हो, बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गतिविधियां बदलेंगी। अब ये अवसर हमारे पास है। हम बहुत सारी चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के डिपेंडेंट थे कि वहाँ से रॉ मटेरियल आएगा या स्पेयर आएगा, तब हमारी आगे की प्रोसेस होती थी। नाउ दिस इज़ द टाइम कि जब हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे आईआईटीज़ हों, जो भी हों टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जी, या हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, नए उद्यमी हैं, ये नई नई चीज़ें, अब वो जो गैप है ना, जहाँ वो गैप दिख रहा था कि वो मटेरियल या वो चीज़ आएगी तब आगे चलेगा, वो इंडिजनाइज करने का वक्त है और हम लोग कर भी रहे हैं। अभी आप देखिए, चाहे पीपीई किट्स का हो या वेंटिलेटर्स का हो,
बहुत सारे हमारे नए यंग एंटरप्रेन्योर्स ने उसमें अपने इनोवेशंस किए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो सरकार का विजन है कि ये हमारा अपॉर्चुनिटी का समय है, और मैं तो इसको इस दृष्टि से देखता हूँ, अगर हम लोगों ने एक ठीक तरीके से इसमें प्लान्ड तरीके से काम किया तो अगला दशक हमारा होगा। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उद्योग मंत्री जो हैं श्री महाना जी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि हम नए उद्यमियों को फैसिलिटेट करने के लिए ज़मीनों की उनकी व्यवस्था करानी है, लोन्स की व्यवस्था करानी है और उनको बहुत प्रायोरिटी के ऊपर में करेंगे। तो उसके ऊपर में सरकार किस तरीके से विचार कर रही है और किस तरीके से उनको मुहैया कराया गया? देखिए, हम लोग नए निवेश को हैंड होल्डिंग केस टू केसेस बेस पे पूरा हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे लैंड की समस्या हो या किसी विभाग से कोई क्लियरेंस की समस्या हो। आपको मालूम होना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश मित्र पोर्टल है। वो निवेश मित्र पोर्टल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑनलाइन किसी भी अनुमति, परमिशन, क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन फ़ी जमा हो जाएगी। कोई क्वेरी है तो वो आपको ऑनलाइन देखने से पता चल जाएगा। फाइनली उसको ऑनलाइन आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये व्यवस्था लागू है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो हम लोग नए निवेशकों के लिए जो एटमॉस्फेयर, इनेबलिंग इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट सरकार प्रोवाइड कर रही है और हम लोग उसको इफ़ेक्टिवली क्रियान्वित कर रहे हैं। एक नए स्टार्टअप के लिए जो एक बच्चा नया पढ़ करके निकलता है, जिसको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वे नौकरियों की तलाश में ना जाएं और अपना उद्योग स्थापित करें, नौकर ना बने, लोगों को नौकरी देने की बात सोचें। तो उस केस में एक जो नया बच्चा आता है उसके पास में फंड्स नहीं होते हैं, उसको एक लैंड लेनी है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो सरकार उसमें किस तरीके से मदद कर सकती है, उसको किस तरीके से सहायता मिल सकती है? देखिए, स्टार्टअप्स इंडिया का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा काम भी किया है। आप देखिए, चाहे जो भी हो, स्विगी से लेके किसी का भी नाम लीजिए, ये सब स्टार्टअप्स हैं। दे आर आइडियाज़। एक नया आइडिया किसी के दिमाग में जन्म लेता है और उस आइडिया को वो बिजनेस मॉडल बनाता है, यही स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप के फंडिंग और इनके सबके तरीकों के लिए कई चैनल्स हैं। एंजल इन्वेस्टिंग का, एंजल इन्वेस्टर्स का कंसेप्ट है, जिसमें कोई बड़ा ग्रुप उनका आइडिया पसंद आया, कोई बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप उनको ले लेता है और उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन, उनको फंड मुहैया कराता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। सरकार की लोन स्कीम्स से के थ्रू भी स्टार्टअप्स को फंड मिल सकता है, वो अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स के थ्रू अगर छोटी पूंजी की ज़रूरत है, 25 लाख तक के प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, तो 25 लाख तक की पूंजी बड़ी आसानी से उनको उपलब्ध हो जाती है, जिसमें 25% सब्सिडी भी अनुमन्य होती है। ये जो 25% की जो सब्सिडी की बात आती है, हाँ, ये जो 25 लाख का जो उसका लोन अमाउंट है उसके ऊपर है या जो उसको इंटरेस्ट पे करना है उसका 25% सब्सिडी? देखिए, 25%, जैसे फॉर एग्जांपल 25 लाख का आपका प्रोजेक्ट है, तो 25 लाख का, इसको ऐसे समझिए, बैंक्स जो फाइनेंस करते हैं वो आपका मार्जिन मांगते हैं। जब भी आप किसी फाइनेंस के लिए जाएंगे तो आपका मार्जिन वो 25 से 30% मार्जिन बैंक आपका लेते हैं, बाकी 70 to 75% लोन होता है। बिल्कुल। तो इन स्कीम्स में, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो या एक जनपद एक उत्पाद योजना हो या फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, इन सारी योजनाओं में वो मार्जिन सरकार दे रही है जो 25% है। अच्छा। बेनिफिशियरी को इसमें अपना पार्ट का केवल 5% लगाना है। जो पहले उसको 25 से 30% लगाना था जी, वो उसको केवल 5% लगाना है। बाकी 25% ये आप गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में उसको मिल जाती है। तो ये बड़ा वो है, यानी 75, और जो रेस्ट अमाउंट बचा 75% उसी के ऊपर ब्याज लगता है। अच्छा। इसके ऊपर ब्याज भी नहीं इस पर ब्याज भी नहीं लगता। ब्याज भी नहीं लगता। तो ये डबल बेनिफिट है। और भी है, हमारे यहाँ खादी ग्रामोद्योग विभाग की योजना भी है, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जिसने लोन लिया है उसका यह ब्याज भी वो रिइंबर्स कर देती है। कुल मिला के 25% मार्जिन भी मिल गया, ब्याज भी रिइंबर्स हो गया। मतलब वो उसने जितना पैसा कर्ज के रूप में लिया उतना ही पैसा उसको वापस करना है और वो भी 2/3 ही देना है। यस। जो 1/4 पैसा तो उसका वैसे ही माफ हो गया। हाँ, और किस्तों में देना है, वो भी किस्तों में देना। हाँ, तो ये तो ऐसी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में एक नए स्टार्टअप को या नए बच्चे को
कितने रुपए तक का लोन हम दे सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें 25 लाख तक हम दे सकते हैं। जी। और जो ओडीओपी हमारी योजना है, ओडीओपी योजना में हम 10 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। 10 करोड़ तक का वो लोन ले सकता है। ओडीओपी एक जन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हाँ, ओडीओपी। हाँ। जी, इसमें 10 करोड़ रुपए तक का उसको लोन हो 10 सकता करोड़ तक है। मैक्सिमम सब्सिडी इसमें 20 लाख है एक यूनिट को। है एक यूनिट। सर, आज जिस संक्रमण काल से पूरी दुनिया गुजर रही है, ऐसे में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे आपके दर्शकों और आपको मैं ये अनुरोध निवेदन ये करना चाहूँगा कि ये जो काल है ये हमारा टेस्टिंग टाइम है, और ये सिर्फ इतना टेस्ट लेता है कि हम कैसे अपने को उस दायरे में सीमित रखें जो दायरा हमारे लिए सरकार ने निर्धारित किया है। हम सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रिलीजियसली पालन करें तो ये काल भी निपट जाएगा, हम लोग संक्रमण से उबर भी जाएंगे, और फिर हमारी इकोनॉमी और हमारा समाज सब फिर से पूर्ववत आगे बढ़ेगा। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इसका पालन घर हो, ये बाहर तो निकलना ही नहीं है। जो बाहर निकल रहे हैं मजबूरी में, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि हम सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे और पूर्व की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे। सर, प्रदेश की जनता की तरफ से और शख्सियत टीम की तरफ से हम आपको सल्यूट करते हैं कि आप इतने मुश्किल समय में अपनी जान हथेली पर रखकर प्रदेश की जनता के लिए भी काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनको फैसिलिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया शख्सियत के इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू उपल जी, थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने रेलिवेंट इश्यूज़ पे चर्चा करी और आपके माध्यम से ये चीज़ें प्रचार प्रसार में जाएंगी तो समाज का हित होगा। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। तो ये थे श्री सर्वेश्वर शुक्ला जी, ज्वाइंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, कानपुर में। अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे फिर से एक नई शख्सियत से। तब तक अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम शख्सियत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।